नमस्ते मित्रों। एक लंबे अंतराल के बाद आज फिर आपसे मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है। आशा करता हूं आप अब अवकाश के पश्चात फिर से अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ाई कर ली है वो व्यंजनों के विषय में चर्चा कर चुके हैं, संज्ञा के विषय में चर्चा कर चुके हैं, सर्वनाम के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा एक स्पेशल चैप्टर होगा विशेषण के विषय में। विशेषण विकारी शब्दों के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम विशेषण के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और विशेषण की अवस्थाएं क्या होती है, डिग्री, उसके विषय में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से क्लास ज्वाइन कीजिए। अपना आज का टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण सबसे पहले बात करते हैं विशेषण किसे कहते हैं। हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है और कंपटीशन परीक्षा में भी हमने पढ़ा है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ये हम जानते हैं। इसके विषय में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा है। अब यहां बात हमें ये करनी है कि विशेषण वास्तव में संज्ञा की विशेषता बताते हैं या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर दोनों की विशेषता बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। कई बार ये जनरली मौखिक वार्तालाप में पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं। तो देखिए, जैसे यहां सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो संज्ञा की किस प्रकार से विशेषता बताते हैं। यहां मैंने लिखा काला कोट, एक शब्द में यहां लिख देता हूं काला कोट। कोट क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोट चूंकि एक वस्तु है तो एक संज्ञा है। यहां जो काला शब्द आया है ये विशेषण की भूमिका का निर्वहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोट की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से मैंने लिखा गोल घड़ी, गोल घड़ी, तो ये घड़ी की आकार संबंधी विशेषता बता रहा है। ये शब्द घड़ी क्या है? संज्ञा है। घड़ी क्या है? नाउन है। और ये गोल विशेषण है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, आकार संबंधी विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से हमने लिख दिया हरा घास, ये घास की रंग संबंधी विशेषता बता रहा है। हरा शब्द जो है वो घास की रंग संबंधी विशेषता बता रहा है। तो हरा क्या हुआ? विशेषण हुआ। इसी प्रकार से गोल, इसी प्रकार से काला। तो हम यूं कह सकते हैं कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। अब बात करते हैं कि विशेषण सर्वनाम की विशेषता बताता है या नहीं। तो देखिए, यहां मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। यहां सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है। ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? ये तुम की विशेषता बता रहा है। तुम क्या है? प्रोनाउन है। तुम क्या है? सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। देखिए, सर्वनाम जो है हमने पढ़ा है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसलिए सर्वनाम संज्ञा से अलग नहीं है, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है तो वो सर्वनाम की विशेषता भी बता सकता है। तो ये डेफिनेशन जो है, ये परिभाषा जो है, बिल्कुल सटीक परिभाषा है कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, मतलब दोनों की विशेषता बताता है। राइट? ये हो गई हमारी सामान्य वार्तालाप कि भाई विशेषण जो है वो केवल संज्ञा की विशेषता बताता है या संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। इसको हम बड़े विस्तार से आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे की वार्तालाप करते हैं जी।
विशेषण डेफिनेशन हमने पढ़ी ली। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक चीज हमें और देखनी है और वो है विशेष्य। ये क्या है? कई बार पूछ लेते हैं कि विशेष्य की पहचान कीजिए। तो विशेष्य क्या चीज है? देखिए, अगर मैं सामान्य बात करूं तो विशेष्य और कुछ नहीं, विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम का ही दूसरा नाम है। संज्ञा और सर्वनाम का ही दूसरा नाम है। हम यूं कह सकते हैं कि जब हम विशेषण चैप्टर की बात करते हैं, विशेषण चैप्टर की बात करते हैं, तो विशेष्य की डेफिनेशन क्या होगी? विशेष्य की डेफिनेशन होगी विशेषण की विशेषता, विशेष्य की परिभाषा क्या होगी? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का ही दूसरा नाम विशेष्य है। आप यूं समझ लीजिए, नाउन और प्रोनाउन को विशेषण चैप्टर में हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहां मैंने लिख दिया कि मीठा जहर। यहां पर मीठा क्या है? यह जहर की विशेषता बता रहा है, तो मीठा तो हो गया विशेषण। लेकिन जहर क्या है? क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? जहर की विशेषता बता रहा है। तो जहर यहां क्या हुआ? जहर हुआ विशेष्य। जहर एक संज्ञा है और संज्ञा है तो ये विशेष्य है। कहने का मतलब संज्ञा और सर्वनाम का ही दूसरा नाम विशेष्य। आइए आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। एक उदाहरण मैंने लिया, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं, ये क्या है? ये सर्वनाम है। और यहां सर्वनाम की विशेषता क्या बताई जा रही है? ईमानदार। ईमानदार क्या है? विशेषण। तो यहां पर विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? मैं की विशेषता बता रहा है। तो मैं को हम किस नाम से जानेंगे? मैं को हम विशेष्य के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया, 5 आदमी खड़े हैं। 5 आदमी खड़े हैं। यहां पर 5 क्या है? ये विशेषण है। आगे हम जब विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे तब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि 5 संख्यावाचक विशेषण है। ये विशेषण है 5। ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये आदमी की विशेषता बता रहा है। आदमी क्या है? आदमी कॉमन नाउन है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। और चूंकि संज्ञा है तो हम इसे एक नाम दे सकते हैं, विशेष्य है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि विशेष्य किसे कहेंगे? विशेष्य किसे कहेंगे? तो विशेष्य की हम डेफिनेशन इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिएगा, विशेष्य, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से तैयार की जा सकती है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। उन्हें विशेष्य कहा जाता है। अपेक्षा करता हूं आपको विशेषण और विशेष्य दोनों के बारे में पृथक पृथक जानकारी हो गई है। फिर से समझ लीजिएगा विशेषण क्या है। शुरू से समझ लीजिएगा। विशेषण, सबसे पहले बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी विशेषण विशेषता बताने का काम करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि जैसे यहां पर एक उदाहरण है, तुम सुंदर हो। इसमें तुम क्या है? सर्वनाम है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तुम की विशेषता बता रहा है। तुम की क्या विशेषता बताई जा रही है? सर्वनाम की क्या विशेषता बताई जा रही है? सुंदर। तो सुंदर को हमने क्या नाम दिया? विशेषण के रूप में हमने स्वीकार किया। इसी प्रकार से हमने आगे की चर्चा की। विशेषण चैप्टर में एक चीज आती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, विशेष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो विशेष्य का मतलब क्या है? विशेष्य का सीधा सीधा मतलब है संज्ञा और सर्वनाम। बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली है। डेफिनेशन भी हमने देखी है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई, एक विशेषण, एक विशेष्य। आइए इसके बाद की हम चर्चा करते हैं।
विशेषण चैप्टर में एक चीज और है, प्रविशेषण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। परीक्षा के दृष्टिकोण से आजकल यहां से प्रश्न करने का एक रिवाज सा हो गया है। मैक्सिमम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जब विशेषण से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो प्रविशेषण के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो प्रविशेषण क्या है, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए भाई, विशेषण का क्या काम है, अभी हमने पढ़ा। विशेषण का क्या काम है, वो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन प्रविशेषण का क्या काम है, प्रविशेषण किसे कहेंगे, विशेषण तो किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। लेकिन प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है, अर्थात विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यह भी विशेषता बताता है लेकिन यह विशेषण की विशेषता बताता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, हम क्या नाम देंगे, प्रविशेषण कहेंगे। उदाहरण से समझाओ सर, उदाहरण से समझिए। देखिए, जैसे अभी मैंने लिखा तुम सुंदर हो, ठीक है, ये मैंने लिखा था पिछले उदाहरण में, तुम सुंदर हो। यहां सुंदर क्या है, एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा यहां जोड़ दिया जाए, यहां रख दिया जाए, जो सुंदर की विशेषता बताता हो, जो सुंदर की कैटेगरी बताता हो, जैसे मैं यहां लिखता हूं तुम बहुत सुंदर हो। बहुत, ये बहुत क्या है, ये किसकी विशेषता बता रहा है भाई, सुंदर तो इसकी, तुम की विशेषता बता रहा है, लेकिन ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, ये बहुत जो है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है। ध्यान रखना, ये बहुत सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए बहुत को हम क्या नाम देंगे, इसे हम प्रविशेषण कहेंगे, इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। इसी प्रकार से जैसे मैं कहता हूं वह अति वाचाल व्यक्ति है, वह अति वाचाल व्यक्ति है। यहां पर वाचाल व्यक्ति, यह विशेषता अमुक किसी भी व्यक्ति की बताई गई होगी, वह जो है उसकी विशेषता बताई गई है। लेकिन यहां जो एक शब्द है अति, यह शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वाचाल व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। वाचाल तो है लेकिन कितना वाचाल है, अति। तो यहां अति शब्द जो है उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे प्रविशेषण, उसे हम प्रविशेषण नाम देंगे। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं कि सीमा गरीब लड़की है। यहां सीमा की विशेषता बताई जा रही है कि वह गरीब है, तो गरीब क्या हुआ, विशेषण हुआ। सीमा क्या है, विशेष्य है। लेकिन यहां अगर हम एक शब्द और जोड़ देते हैं, सीमा अत्यंत गरीब, लेकिन कितने गरीब, अत्यंत, तो ये अत्यंत शब्द क्या होगा, इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। तो देखिएगा, तीन बातें हमने स्पष्ट की है। एक तो विशेषण, फिर से समझ लीजिएगा, ढंग से समझ लीजिएगा, विशेषण क्या है, एक विशेष्य क्या है और एक प्रविशेषण क्या है। इन तीनों चीजों को अच्छे से समझकर ही प्रश्न को अटेंड करना है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है। विशेष्य क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, या हम यूं कह सकते हैं विशेषण जिन शब्दों की
जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेष्य कहेंगे। और प्रविशेषण ये भी विशेषता बताने का काम करते हैं, लेकिन ये किसकी विशेषता बताते हैं? ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ये लो जी। तो तीन बातें स्पष्ट हो गई, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। मित्रों, विशेषण का जो चैप्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में विशेषण से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाने की अति संभावना रहती है, इसलिए इस चैप्टर को हम बड़ी तसल्ली से समझेंगे, आराम से समझेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस अपनी समस्या को हमें भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निदान कर सके जी। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं देखिए क्या मतलब है विशेषण की अवस्थाएं। अंग्रेजी में हम इसे डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए विशेषण का किस रूप में प्रयोग हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए विशेषण की अवस्थाएं डिसाइड की गई है। विशेषण का किस रूप में प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण का प्रयोग ऐसे हुआ है कि जिससे किसी प्रकार की तुलना का भाव व्यक्त नहीं होता हो, या विशेषण का इस रूप में प्रयोग हुआ है कि वहां हमें तुलना देखने को मिलती है, वहां दो में तुलना, दो से अधिक में तुलना देखने को मिलती है। तो विशेषण का प्रयोग किस रूप में हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए विशेषण की या उसको आधार मानते हुए विशेषण की अवस्थाएं निर्धारित की गई है। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, सबसे पहले तो ये हम समझते हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? अवस्थाएं होती है साहब तीन। अवस्थाएं कितनी होती है? तीन होती है। हमने अंग्रेजी में पढ़ा है, हम जानते हैं कि वहां हमने 3 डिग्रियां पढ़ी है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है। आपने नाम सुना है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, यहां भी विशेषण की 3 अवस्थाएं हम देखेंगे। विशेषण की पहली अवस्था होती है मूलावस्था। दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था होती है उत्तमा अवस्था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी कई बार प्रश्न कर लिए जाते हैं। तो ध्यान रखें, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था को अंग्रेजी में हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। उत्तरावस्था को हम कंपैरेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं, और उत्तमावस्था को हम सुपरलेटिव डिग्री के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो किस आधार पर निर्धारित की गई है। तो हमें समझना होगा विशेषण का प्रयोग के आधार पर इसकी अवस्थाएं निर्धारित की गई है। यानी विशेषण का किस तरीके से प्रयोग हुआ है वाक्य में, किस रूप में प्रयोग हुआ है वाक्य में, वो हमें देखना है। अगर विशेषण का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है, मैं सबसे पहले मूलावस्था की बात करता हूं। मूलावस्था की विशेषण का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है कि किसी के साथ कोई तुलना व्यक्त नहीं हुई है। विशेषण का प्रयोग हुआ है वाक्य में, सेंटेंस में, लेकिन किसी के साथ कोई तुलना नहीं। तो विशेषण का वह जो रूप है, विशेषण का वह जो प्रयोग है, वो विशेषण की मूल अवस्था को स्पष्ट करेगा। कैसे? जैसे यहां मैं लिख देता हूं कि सीमा सुंदर है। अब आप देखिएगा, यहां मैंने सीमा की विशेषता बताई है सुंदर शब्द से। क्या यहां सीमा की तुलना किसी अन्य लड़के से की गई है? बिल्कुल नहीं की गई है। जब तुलना नहीं की गई है तो विशेषण का हमने जिस रूप में प्रयोग किया है वह रूप, ये इसकी अवस्था मूल अवस्था कहलाएगी। तो विशेषण का इस प्रकार से प्रयोग करना किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी स्थान की किसी दूसरे स्थान से, किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से कोई तुलना व्यक्त नहीं हो, तो विशेषण की वह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। वह विशेषण की पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। आप जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हो, मैं लिख देता हूं सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो वहां जो ब्यूटीफुल शब्द आया है वो विशेषण की
पॉजिटिव डिग्री है वो विशेषण की मूल अवस्था है। ठीक है, तो ये तो हुई मूल अवस्था। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तरावस्था। ये क्या चीज है उत्तरावस्था? देखिए, उत्तरावस्था का मतलब यूं समझिएगा, पहले तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक शब्द उत्तर धन अवस्था। ये उत्तर शब्द जो है अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा उत्त धन तर, तर प्रत्यय लगा हुआ है। तो ध्यान देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं कि उत्तरावस्था का प्रयोग होता कैसे, कब किया जाता है, या उत्तरावस्था कब मानी जाती है। उत्तरावस्था मतलब कंपैरेटिव डिग्री, यानी विशेषण का इस रूप में प्रयोग करना जब दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो स्थानों में या फिर दो इकाइयों में, मेरे शब्द की तरफ ध्यान देना, दो इकाइयों में परस्पर तुलना हो तो वहां हम विशेषण का जिस रूप में प्रयोग करते हैं वो विशेषण की उत्तरावस्था कहलाएगी। कैसे सर? आइए उदाहरण से समझते हैं। अभी मैंने लिखा था सीमा सुंदर है, तो वहां सीमा की तुलना किसी से नहीं थी, तो वहां पर सुंदर शब्द क्या था? वो विशेषण की मूलावस्था को व्यक्त कर रहा था। लेकिन अगर मैं कहता हूं सीमा गीता से सुंदर है, गीता से सुंदर है, इस वाक्य में आप देखिए दो की तुलना हो रही है, सीमा और गीता। दो व्यक्ति हैं, दो लड़कियां हैं और दो में तुलना हो रही है। उसमें से सीमा को गीता से सुंदर बताया गया है। तो यहां विशेषण का जो प्रयोग हुआ है से सुंदर, ये जो प्रयोग हुआ है ये प्रयोग विशेषण की उत्तरावस्था को स्पष्ट करेगा, मतलब कंपैरेटिव डिग्री को स्पष्ट करेगा। जैसे मैं कहता हूं भारत पाकिस्तान से बड़ा है, भारत पाकिस्तान से बड़ा है। यहां पर दो देशों में तुलना हो रही है, ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर दो देशों में तुलना हो रही है और जब दो देशों में तुलना हो रही है तो यहां भारत को पाकिस्तान से बड़ा बताया गया है। तो यहां जो विशेषण का जिस रूप में बड़ा, बड़ा क्या है? विशेषण, और विशेषण का हमने किस रूप में प्रयोग किया है? से बड़ा। दो में तुलना और से का प्रयोग हमने किया है। विशेषण से पहले हमने किसका प्रयोग किया है? से या फिर में, इनका प्रयोग होता है। लेकिन ये तो एक सामान्य बात है, सामान्य पहचान है। बाकी हमें ध्यान ये रखना है कि दो में तुलना हो, वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु हो सकती है, दो स्थान हो सकते हैं और दो इकाइयां हो सकती है। मैं एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को, देखिएगा। जैसे हमने इस प्रकार से लिखा कि रमेश कोमा गणेश, दिनेश और सुरेश से ईमानदार है। कई बार क्या होता है कि ऐसा जब उदाहरण आता है तो विद्यार्थी पैसों पैस में पड़ जाता है कि यहां तो दो से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 हो गए, तो क्या करें? उत्तरावस्था नहीं है। आप ठीक ढंग से विचार कीजिएगा। यहां पे रमेश की तुलना गणेश, दिनेश और सुरेश से हो रही है। ध्यान देना, रमेश की तुलना गणेश, दिनेश और सुरेश से हो रही है। तो यहां रमेश तो है एक यूनिट, एक इकाई, और गणेश, दिनेश और सुरेश ये तीनों मिलकर एक इकाई हैं। ये भी एक इकाई, ये भी एक यूनिट। तो यूनिट तो दो ही हुई ना, इकाई तो दो ही हुई ना। व्यक्ति चाहे 4 है, 1 2 3 4, अगर हम काउंटिंग करेंगे, अलग अलग काउंटिंग करेंगे तो 4 हमें यहां पर व्यक्तियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रियल में यहां पर दो ही इकाई है, दो ही यूनिट है। इसलिए यहां जो शब्द आया है से ईमानदार, ये विशेषण की उत्तरावस्था ही मानी जाएगी, ये विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री ही मानी जाएगी। तो ध्यान दें, यहां हमें इकाई के बारे में समझना होगा कि इकाई कितनी है। तो दो इकाई हो, दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, दो स्थान हो, परस्पर तुलना होती है। एक को जब तुलना होगी तो एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा या फिर निकृष्ट भी बताया जा सकता है। तो विशेषण का जिस रूप में हम प्रयोग करेंगे, विशेषण का वहां पर जिस रूप में हम प्रयोग करेंगे वो रूप, वो अवस्था विशेषण की उत्तरावस्था कहलाएगी।
आशा करता हूं ये बात आपके स्पष्ट हो चुकी है। अगर कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछिए, हम इसका सॉल्यूशन जरूर जरूर करेंगे। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कैलाश रमेश से अधिक बलशाली है। यहां आप देखिएगा दो में तुलना है भाई, कैलाश और रमेश दो व्यक्ति हैं और दो में तुलना है। उसमें से कैलाश को क्या बताया गया है? रमेश से अधिक। तो यहां जो हमने लिखा है से अधिक बलशाली, ये क्या है? ये विशेषण की, यहां पर बलशाली ये विशेषण है, लेकिन से अधिक बलशाली ये पूरी की पूरी अवस्था किस प्रकार की अवस्था मानी जाएगी? विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाएगी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने इससे पहले मूलावस्था देखी थी। मूलावस्था में तो कोई तुलना नहीं होती है, सिर्फ विशेषण का सीधा सीधा प्रयोग होता है विशेषता बताने के लिए। किसी स्थान की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी वस्तु की विशेषता, वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं, किसी के साथ कोई तुलना नहीं, वो विशेषण की मूल अवस्था। लेकिन उत्तरावस्था में हमने क्या देखा? उत्तरावस्था में हमने देखा कि दो में तुलना होती है। वो दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तुएं हो सकती है, दो स्थान हो सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण दो इकाई। तो इकाई में तुलना है तो विशेषण की उत्तरा अवस्था है। राइट। यहां मैं आप लोगों को एक बात और समझाता हूं। देखिए हमने देखा उत्तरावस्था दो शब्दों से मिलकर बना उत्तर प्लस अवस्था। उत्तर शब्द को हमने तोड़ा उत्त प्लस तर। ठीक है, तो ये जो उत्तरावस्था होती है ये विशेषण के साथ तर प्रत्यय जोड़ने से भी बनती है। ये तो हो गई वाक्य की बात, ये तो वाक्य की बात हो गई। वाक्य में इस प्रकार से उत्तरावस्था का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। लेकिन जब हमें शब्द कोई, किसी विशेषण कोई बिना वाक्य के ध्यान रखना, किसी विशेषण को ही उत्तरावस्था में तब्दील करना होता है, तब हमें उसके साथ में यह तर प्रत्यय ऐड करना होता है। आप तर प्रत्यय ऐड कर दो, सीधा क्या बन जाएगा? उत्तरावस्था बन जाएगी। कैसे सर? देखो इस प्रकार से, जैसे मैंने लिखा लघु, लघु, ये लघु क्या है? ये विशेषण है। लेकिन जैसे ही ये विशेषण की उत्तरावस्था मूलावस्था है, लेकिन जैसे ही इसके साथ में हम तर प्रत्यय लगा देते हैं, लघुत्तर, लघुत्तर, ये विशेषण अब विशेषण की उत्तरावस्था में तब्दील हो गया है। ये विशेषण की उत्तरावस्था में तब्दील हो गया है। ठीक है, ये विशेषण की मूल अवस्था थी, ये विशेषण की उत्तरावस्था है। इसी प्रकार से श्रेष्ठ, देखो संस्कृत में श्रेष्ठ को विशेषण की उत्तम अवस्था मतलब सुपरलेटिव डिग्री के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन हिंदी में सामान्यतः श्रेष्ठ को मूल अवस्था के रूप में ही स्वीकार किया गया है। अब इसके साथ यदि हम तर प्रत्यय लगा देते हैं, श्रेष्ठतर, ये लीजिए, क्योंकि हिंदी में श्रेष्ठ क्या है? मूल अवस्था। संस्कृत में जरूर ये उत्तम अवस्था के अंतर्गत आती है, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आती है। वहां पर जो इष्ट प्रत्यय होता है वो सुपरलेटिव डिग्री मतलब उत्तम अवस्था की ओर संकेत करता है। लेकिन हिंदी में सामान्यतः श्रेष्ठ का प्रयोग जो है वो मूल अवस्था के रूप में ही किया जाता है। जैसे हमने इसके साथ तर प्रत्यय का प्रयोग किया, श्रेष्ठतर, ऐसा वाक्य बन सकता है, राम श्याम से श्रेष्ठ है। ये लो, राम श्याम से श्रेष्ठ है, बिल्कुल ठीक है। हमने यहां पे विशेषण की उत्तरावस्था का प्रयोग किया है, लेकिन इस श्रेष्ठ को केवल शब्द को, वाक्य में नहीं, केवल शब्द को जब हमें उत्तरावस्था में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके साथ तर प्रत्यय लगाकर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, श्रेष्ठतर। हाँ, ये वाक्य गलत हो जाएगा, राम श्याम से श्रेष्ठतर है, ये गलत है। वाक्य शुद्धि में ध्यान देना, ये गलत है, क्योंकि आपने से का प्रयोग भी किया है और तर का प्रयोग भी किया है, दोनों का साथ साथ प्रयोग नहीं हो सकता, पुनरुक्ति दोष हो गया है।
और केवल अगर हम तर का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अशुद्ध, वो भी अटपटा सा लगेगा। राम श्याम श्रेष्ठतर है, इसीलिए ठीक नहीं है। आप वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग करें, राम श्याम से श्रेष्ठ है, इस प्रकार से। और शब्द को अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके साथ में तर प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो लघु से बन गया लघुतर, श्रेष्ठ से बन गया श्रेष्ठतर, सुंदर से बन गया सुंदरतर, अधिक से बन गया अधिकतर। इस प्रकार से हम मूल अवस्था को उत्तरावस्था में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम विशेषण की जो तीसरी और अंतिम अवस्था है, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था, इसमें भी ध्यान रखना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ये क्या चीज है? देखिए, उत्तमा शब्द को अगर हम यहां पर इस शब्द को हम तोड़ते हैं तो उत्तम धन अवस्था, उत्तम को और तोड़ दीजिए, उत धन तम। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हमें शब्द को ही कन्वर्ट करना होता है, वाक्य की चर्चा बाद में करेंगे। शब्द को जब हमें उत्तम अवस्था में किसी विशेषण को या किसी विशेषण की मूल अवस्था को जब हमें उत्तम अवस्था में कन्वर्ट करना होता है तो हम तम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना, उत्तरावस्था के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग, तर प्रत्यय का प्रयोग, उत्तरावस्था बनाने के लिए तर प्रत्यय का प्रयोग, और उत्तमा बनाने के लिए तम प्रत्यय का प्रयोग। कैसे? जैसे अभी हमने लिखा था श्रेष्ठ, ये क्या है? मूल अवस्था, इसके साथ तर प्रत्यय लगा दिया, श्रेष्ठतर, ये क्या है? उत्तरावस्था। और अगर तम प्रत्यय लगा दिया, श्रेष्ठतम, तम, तो फिर ये हो गई उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार से सुंदर, कोई तुलना नहीं, सुंदरतर, दो में तुलना, और सुंदरतम, दो से अधिक में तुलना, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। इसी प्रकार से अधिक, अधिकतर, अधिकतम, लघु, लघुतर, लघुतम, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो किसी भी शब्द को, किसी विशेषण को, जो शब्द विशेषण है उसको यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, उत्तमावस्था बनाना है, तो हम कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे? हम तम प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे? तम का। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करना होता है तो हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले यह समझिएगा कि जो उत्तमा अवस्था होती है विशेषण की, उसका प्रयोग होता कहाँ है? तो भाई समझने वाली बात यह है कि उत्तमा अवस्था का प्रयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति की तुलना, एक वस्तु की तुलना, एक स्थान की तुलना जब शेष व्यक्तियों से या शेष स्थानों से या शेष वस्तुओं से की जाए। देखिए, मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ठीक नहीं मानता हूं कि दो से अधिक में तुलना हो तो वो उत्तमावस्था है। आपको इस प्रकार से इसे समझना होगा, दो से अधिक में तुलना नहीं, एक व्यक्ति की तुलना शेष से, शेष व्यक्तियों से, एक वस्तु की तुलना शेष वस्तुओं से, एक स्थान की तुलना शेष स्थानों से, एक विद्यार्थी की तुलना कक्षा के बाकी के विद्यार्थियों से, शेष मतलब बाकी के विद्यार्थियों से हो, और वहां उस एक व्यक्ति को, उस एक विद्यार्थी को, उस एक स्थान को या तो बताया जाए उन सबसे श्रेष्ठ या उन सबसे निकृष्ट। वहां पर विशेषण का जिस रूप में हम प्रयोग करेंगे, वहां पर विशेषण की जो अवस्था काम करेगी वो विशेषण की उत्तमा अवस्था होगी। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं सीमा, सीमा सबसे अच्छी लड़की है। यहां सबसे, सीमा की तुलना सबसे हुई है। यहां सीमा की तुलना केवल एकमात्र गीता से नहीं, एकमात्र रीमा से नहीं, एकमात्र सीता से नहीं, सबसे, यानी उसके संपर्क में आने वाली। हो सकता है सीमा किसी कक्षा की विद्यार्थी हो और उस कक्षा में 10, 20, 30, 40, 50 लड़कियां पढ़ती हो, तो सीमा की तुलना
जैसे 50 लड़कियां पढ़ती है तो सीमा एक की तुलना किससे, बाकी की 49 से, 49 से हुई है। तो सबसे मतलब सीमा से सुंदर कोई है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ तो सीमा सबसे अच्छी लड़की है। यहां पर जो हमने प्रयोग किया सबसे अच्छी, ये विशेषण की उत्तमा अवस्था मानी जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं दीपक सबसे ईमानदार विद्यार्थी है, इसका मतलब दीपक से ईमानदार कोई दूसरा विद्यार्थी नहीं है, सबसे ईमानदार, ये विशेषण की उत्तमावस्था है। यहां दीपक की तुलना बाकी के जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब से कर ली गई है, तो यहां विशेषण की उत्तमावस्था काम करेगी। दो से अधिक में तुलना नहीं, हम इसको यूं पढ़े, एक व्यक्ति की तुलना सबसे, एक वस्तु की तुलना बाकी की सबसे वस्तुओं से, एक स्थान की तुलना बाकी के शेष स्थानों से की जाती है और वहां उस एक स्थान को बहुत अच्छा या बहुत खराब बताया जाता है, तो फिर वहां पर विशेषण की उत्तमावस्था काम करती है। तो देखिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं, क्या देखा हमने देखा सबसे पहले विशेषण, फिर विशेष्य, प्रविशेषण, इन तीनों की कंसेप्ट हमने देख ली थी। फिर हमने देखा विशेषण की अवस्थाएं, अवस्थाओं का मतलब है डिग्री, और डिग्री कितनी होती है, अवस्थाएं कितनी होती है, तो अवस्थाएं होती है 3। कौन कौन सी होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, अंग्रेजी में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा सबसे पहले हमने मूलावस्था देखी। मूलावस्था में हमने क्या देखा कि भाई विशेषण का इस रूप में प्रयोग करना कि कोई तुलना व्यक्त नहीं हो, कोई तुलना का भाव व्यक्त नहीं हो, विशेषण का सीधा सीधा प्रयोग हुआ है विशेषता बताने के लिए। वो विशेषता किसी स्थान की बता रहा है या किसी व्यक्ति की बता रहा है या किसी वस्तु की बता रहा है, बस, तो वो विशेषण का जो रूप होगा वो विशेषण की मूल अवस्था होगी। क्लियर। उसके बाद में हमने बात की विशेषण की उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में मैंने आप लोगों को दो बातें बताई है, एक तो किसी भी शब्द को यदि हम सीधा ही उत्तरावस्था में कन्वर्ट करें या वाक्य में अगर हम उसका प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। अगर किसी भी शब्द को जब हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, उत्तरावस्था में, तो हमें कौन से प्रत्यय का इस्तेमाल करना होता है, तर प्रत्यय का इस्तेमाल करना होता है। कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे, देखो कुछ उदाहरण भी हमने देखे हैं, जैसे श्रेष्ठ को हमने कन्वर्ट किया श्रेष्ठतर, सुंदर को हमने कन्वर्ट किया सुंदरतर, लघु को हम कन्वर्ट कर देते हैं लघुतर, ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तरावस्था हो गई। और अगर वाक्य होता है तो फिर हम किस वाक्य में हम उत्तरावस्था का किस रूप में प्रयोग करेंगे, तो जब दो व्यक्तियों में तुलना होती है, ध्यान रखना, दो, सिर्फ दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु या फिर दो स्थान या फिर दो इकाई हो सकते हैं, और विशेषण का जिस रूप में प्रयोग किया जाएगा वो विशेषण की उत्तरावस्था कहलाएगी। सीमा गीता से सुंदर है, दो में तुलना हो रही है, भारत पाकिस्तान से बड़ा है, दो देशों में तुलना हो रही है, तो यहां से सुंदर से बड़ा ये विशेषण की उत्तरावस्था ही है, राइट। ओके, चलते हैं आगे। फिर हमने देखा उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें भी हमने दो बातें समझी है। एक तो किसी शब्द को यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, किसी विशेषण को यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तम प्रत्यय का प्रयोग करके करेंगे। किया है अभी हमने, जैसे श्रेष्ठ को हमने बनाया श्रेष्ठतम, सुंदर को हमने बनाया सुंदरतम, लघु को हम बना लेते हैं लघुत्तम, ये लो लघुत्तम, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और यदि सेंटेंस में प्रयोग करना होगा तो सेंटेंस में अपने को ध्यान रखना है, एक व्यक्ति की तुलना बाकी के सभी व्यक्तियों से, एक स्थान की तुलना बाकी के सभी स्थान से। जैसे मैं लिख देता हूं जयपुर देश में सबसे सुंदर शहर है। यहां देखिएगा, जयपुर देश में सबसे सुंदर शहर है, तो जयपुर की तुलना देश के बाकी के जितने भी शहर बचे उन सब से की जा रही है, तो यहां पर कौन सी डिग्री होगी, यहां पर होगी सुपरलेटिव डिग्री, यानी विशेषण की उत्तमावस्था काम करेगी। एक बात ध्यान रखनी है और वो ये है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं सीमा
सबसे सुंदर है, ये लिख दिया। ये वाक्य बिल्कुल सही है, ये वाक्य बिल्कुल सही है, वाक्य शुद्धि में ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर मैं ये लिख देता हूं सीमा सबसे सुंदरतम है, अब ये अशुद्ध हो गया है। ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? अशुद्ध वाक्य हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सबसे का भी प्रयोग कर दिया और तम प्रत्यय का प्रयोग भी कर दिया, तो यहां सुपरलेटिव डिग्री जो है उसकी पुनरुक्ति हो गई। या तो सबसे का प्रयोग कीजिए या फिर तम का प्रयोग कीजिए। ये वाक्य सीमा सुंदरतम है बिल्कुल सही है, अटपटा भी नहीं लगता है। सीमा सुंदरतम है, इसका मतलब यही है कि सीमा की तुलना बाकी की सभी लड़कियों से की गई है और सीमा को उन सबसे सुंदर बताया गया है। तो आप सबसे का प्रयोग हटा दो, तम का प्रयोग कर दो, वाक्य बिल्कुल सही है। आप यहां पे तम का प्रयोग जो है वो हटा दो, सबसे का प्रयोग कर दो, वो भी सही है, ये दोनों सही है। लेकिन यदि आप सीमा सबसे सुंदरतम है ये करते हो, सबसे का प्रयोग भी करते हो और तम का प्रयोग भी करते हो, तो फिर ये अशुद्ध हो जाएगा। ध्यान देना, ये सुपरलेटिव डिग्री में। लेकिन उत्तरावस्था में ऐसा नहीं होता है। उत्तरावस्था में अलग स्थिति है। जैसे अगर मुझे इसी को उत्तरावस्था में कन्वर्ट करना हो तो सीमा सुंदरतर है, ये वाक्य ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सीमा को किससे सुंदर बताया गया है। भाई उत्तरावस्था में तो दो व्यक्ति होने चाहिए ना, दो इकाई होनी चाहिए ना, तो यहां सीमा की तुलना किससे हो रही है ये ज्ञात नहीं हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये वाक्य ठीक नहीं माना जाएगा। तो वहां हमने देखा, उत्तरावस्था में हमने क्या दिखा, शब्द को अगर कन्वर्ट करना है तो तर प्रत्यय का प्रयोग कर दो। अब तर प्रत्यय का प्रयोग सेंटेंस में नहीं होगा। सेंटेंस में हमें से प्लस विशेषण का प्रयोग करना पड़ेगा, में प्लस विशेषण का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में थोड़ी सी रियायत है, और वो रियायत क्या है कि आप तम प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग जो है वो शब्द में भी कर सकते हो और वाक्य में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। ये ध्यान देने वाली बात है। तो विशेषण की अवस्थाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा? आज की क्लास में हमने समझा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या चीज है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, और साथ ही हमने समझा विशेषण की अवस्थाओं के बारे में। एक बात हम थोड़ी और देख लेते हैं, विशेषण के प्रकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यद्यपि इसके बारे में डिटेल से हम हमारी जो भी आगे की क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। विशेषण के प्रकार, द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो देखिए दो बातें हैं, एक तो है प्रयोग के आधार पर, इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं, डिटेल से हम अगली क्लास में देखेंगे, प्रयोग के आधार पर। और दूसरा हम पढ़ेंगे रचना के आधार पे, रचना के आधार पे। देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से तो रचना के आधार पे ये ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ डीप पूछना होता है तो फिर प्रयोग के आधार पर ये क्या चीज है सर, प्रयोग के आधार पर भी पूछा जा सकता है, ये क्या चीज है। तो देखिए प्रकार जब हम पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो दो आधार हम ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, प्रयोग के आधार पे विशेषण के प्रकार और रचना के आधार पे विशेषण के प्रकार। प्रयोग का मतलब यह है कि विशेषण का प्रयोग कहां हुआ है, विशेषण का प्रयोग हमने कहां किया है, संज्ञा सर्वनाम से पहले किया है या फिर संज्ञा सर्वनाम के बाद किया है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उद्देश्य विशेषण, इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। और दूसरा जो भेद होता है वो होता है विधायी विशेषण। देखिए आम तौर पर ये भेद छोड़ देते हैं हमारे विद्यार्थी, पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जब कुछ डीप पूछ ले, कुछ हटकर पूछना हो तो हमारा परीक्षक यहां से प्रश्न कर सकता है, फिर हमारा विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में कि ये क्या चीज आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ध्यान दे, हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे
सारी चीज पढ़ के जाएंगे ताकि कोई बात हमसे छूटे नहीं और परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए हम उन सबको हल कर सकने की स्थिति में रहें। और जब हम बात करते हैं रचना के आधार पे, तो हम जानते हैं रचना के आधार पे विशेषण के भेद होते हैं 4, प्रयोग के आधार पे 2 और रचना के आधार पे 4। ये 4 कौन कौन से हैं जी? एक होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में भी हम खूब विस्तार से बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 3 जो है वो है परिमाण, परिमाण, ध्यान रखना परिणाम नहीं है, परिमाण है, परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब 2 बातें हम इसमें करेंगे, फिर उसके बाद में इस क्लास को विराम देंगे। देखिए ये 4 भेद, इसमें से एक बात तो आप ध्यान रखेंगे, जो सार्वनामिक विशेषण है इसी का एक दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, इसी का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, यानी सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, एक बात ये ध्यान रखना कि हमारे कुछ विद्वान साथी जो हैं वो रचना के आधार पे 5 भेद भी मानते हैं, यानी कुछ किताबों में रचना के आधार पर 5 भेद भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि फिलहाल जो है वो 4 भेद ही मान्यता प्राप्त है, 5वां भेद जो है वो स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि हम 5 भेद पढ़ेंगे, 5वां भेद भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यदि परीक्षक उस मानसिकता का हो कि वो 5वें भेद में आस्था रखता हो तो हम 5वें भेद को भी से संबंधित प्रश्न को भी हल कर सकने की स्थिति में रहें। लेकिन जब रचना के आधार पे या फिर जनरली पूछ ले कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें 4 ही बताने हैं, 5 नहीं बताने। और वो 5वां भेद जो होता है उसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसकी अलग सत्ता स्वीकार करके इसको 5वां भेद बना दिया है, लेकिन एक्चुअल में यह गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद होता है, उसी का एक पार्ट है, इसलिए इसको अलग से कोई संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीजें हम अपनी आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। विशेषण के प्रकार, प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे 2, उद्देश्य और विधेय, रचना के आधार पे 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो मित्रों आज के लिए आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।